डियर स्टूडेंट्स, क्विक रिवीजन सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। तो आज हम इस चैप्टर को वापस 20 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और हम इसको आई से डिनोट करते हैं। देखो, आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यानी जितना ज्यादा उसके अंदर चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है? चार्ज, और टी क्या है? टाइम। अगर मैं यूनिट की बात करती हूँ तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और उसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम उसकी करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी एंड डिनोटेड बाय जे। जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। आई क्या है इसकी? करंट, और ए क्या है इसका? एरिया। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज ये कोई कंडक्टर है तो ये क्या है? इसका एरिया। तो इस एरिया से जितना हमारा करंट पास होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं क्वांटिटी कैसी ये बात करती हूँ तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। जबकि करंट डेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि करंट सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताएगा, सिर्फ मेजरमेंट बताता है, जबकि करंट डेंसिटी हमें मेजरमेंट के साथ साथ डायरेक्शन का फ्लो भी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर हमारे क्या होते हैं? आयंस, चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो क्या होता है कि जब चार्ज कैरियर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी आयंस हमारे एक एवरेज स्पीड के साथ फ्लो कर रहे हैं, तो उन आयंस की उस एवरेज स्पीड को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली केसेस में हमारे जो आयंस होते हैं वो रैंडमली फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड। इसको हम ड्रिफ्ट स्पीड भी बोल सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी, और इसको डिनोट करते हैं हम वीडी से। ठीक है, अगर करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना हो तो क्या होता है? जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी ए। ठीक है, देखो सपोज हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो ये है। देखो, जो हमारे इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, वो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है। यानी अगर हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी? वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज आयंस हैं, और ई क्या है? एक आयन का चार्ज। तो जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी ए। इसके बाद हमारा आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? देखो, पहले हम ये समझते हैं कि ओम्स लॉ है क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ओम्स लॉ हमारा जो हमारा रेजिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसकी वैल्यू, उसकी वोल्टेज और उसके करंट के बीच में रिलेशन बताता है। क्या बताता है ओम्स लॉ? हमारे करंट आई, वोल्टेज वी और रेजिस्टेंस आर के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, आई क्या है हमारा? किसी, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट्स के बीच के वोल्टेज, उनका जो पोटेंशियल होता है उनका बीच का डिफरेंस, यानी किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो हमें काम करना पड़ता है ना, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? किसी भी कंडक्टर के अंदर जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है ना उस कंडक्टर की, जो हमारे करंट का रेजिस्ट करती है, उसको हम उस मटेरियल का रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? मटेरियल्स की, थ्रू मटेरियल की प्रॉपर्टी, उस मटेरियल के अंदर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू
ओपोज द फ्लो ऑफ मोशन, यानी कि चार्ज आगे जाने की कोशिश करेगा और वो मटेरियल उसका अपोज करेगी, उसे क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन बताता है। अब देखो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। क्या होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो करंट है वो या तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, या हम कह सकते हैं वोल्टेज हमारी करंट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी किसी चार्ज को मूव कराने में जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतना ही उसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से क्या फॉर्मूला होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। देखो जब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमें एक रूल है, क्या होता है, वहाँ पे कांस्टेंट पुट करना होता है और वो कांस्टेंट क्या होता है, R, और R क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो R इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करती हूँ तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम। ठीक है, क्लियर है, ये क्या होता है हमारा ओम्स लॉ। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। सबसे पहले कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी यानी किसी भी सर्किट के अंदर फ्लो होना करंट का। ठीक है, तो क्या है, एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी मटेरियल की करंट फ्लो करने की एबिलिटी, यानी कि उस मटेरियल के अंदर से कितना ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है उसको हम उस मटेरियल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। जितने ज्यादा वो करंट फ्लो करेगी वो ऑब्जेक्ट उतनी ही ज्यादा कंडक्टिव होती है। ठीक है, और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर मैं कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन बताती हूँ तो क्या होता है, सपोज कोई हमारी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट हो रहा है, तो जे जो होता है वो हमारा सिग्मा ई के इक्वल होता है। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, वही आती है रेजिस्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी टू फ्लो द करंट। वही रेजिस्टिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द करंट फ्लो, यानी करंट को वो कितना ज्यादा फ्लो होने से रोक सकती है, कितना ज्यादा अपोज करती है, वो उसकी रेजिस्टिविटी होती है। देखो स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो हमारी ऑब्जेक्ट वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि जब उसके अंदर कोई भी हमारा करंट के फ्लो का ऑपोजिशन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा और वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी के ऑपोजिट होती है। अगर हम इसको रो से डिनोट करते हैं तो ये होती है रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू RL/A। L क्या है यहाँ पे, हमारे कंडक्टर का साइज, एक लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, आर क्या है रेजिस्टेंस, रो क्या है इसकी रेजिस्टिविटी। देखो फुल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया पर मिल जाएगी, तो आप वहां जाके चेक कर लेना कि कंप्लीट डेरिवेशन क्या था और ये कैसे निकल के आया। ठीक है, हर टॉपिक का जो भी क्विक रिविजन सीरीज में मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपको हर टॉपिक का डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको वो वीडियो वहां जाके देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बैटरी एंड ईएमएफ। बैटरी एंड इट्स ईएमएफ। देखो पहले हम जानते हैं बैटरी होती क्या है। देखो बैटरी एक ऐसी डिवाइस होती है, नेचुरली हम बैटरी यूज करते हैं। ठीक है, तो बैटरी हमारी एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है, एक डिवाइस इस तरह की कोई स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमारा कोई केमिकल सॉल्यूशन फिल होता है। क्या होता है, केमिकल सॉल्यूशन फिल होता है। और ये बैटरी क्या करती है, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये क्या करती है, ये हमारे दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करती है। तो मेनली बैटरी क्या है, बैटरी एक हमारी ऐसी डिवाइस है जो 2 टर्मिनल्स के बीच में हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक सॉल्यूशन फिल होता है जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होते हैं और जो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो उन्हें मूव कराने के लिए हमें कोई वर्क करना पड़ेगा। तो उस वर्क डन को, जो चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की साइड मूव कराने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है ना, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो ईएमएफ ऑफ बैटरी क्या है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है
एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू W/Q और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, देखो जब हम वर्क डन कर रहे हैं तो यानी इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी ही तो ट्रांसफर ऑफ वर्क है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी प्रोड्यूस जो होगी हमारी एनर्जी वो कितनी होगी, U इज इक्वल्स टू I²RT। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा किरचॉफ लॉ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। किरचॉफ ने हमें 2 लॉज दिए हैं, कौन कौन सा है, नंबर 1 हमारा जंक्शन लॉ है, नंबर 2 है हमारा लूप लॉ। तो देखो ये दोनों लॉज ही हमारे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से रिलेट होते हैं। तो जंक्शन लॉ हमें क्या बताया, जंक्शन यानी कोई जंक्शन, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, तो जंक्शन लॉ हमें क्या बताता है, किसी भी एक पॉइंट से पास होने वाला नेट करंट 0 होता है। यानी कि इस पॉइंट पर सपोज कुछ करंट तो आया है इस तरह से और कुछ करंट इससे बाहर गया है ऐसे, ठीक है, कुछ इसकी तरफ आया और कुछ इससे अवे जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ये क्या बताता है कि इस पॉइंट से पास होने वाला यानी इस पॉइंट पे जो नेट करंट होगा ना वो होगा हमारा 0। यानी अगर सपोज इस पॉइंट पर आने वाला करंट I1 एंड I2 है और इससे पास होने वाला करंट I3 एंड I4 है, तो देखो I1 क्या होगा, पॉजिटिव 1 और I2 हमारे पॉजिटिव होंगे, जबकि I3 और I4 कैसे होंगे, हमारे नेगेटिव, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर टोटल करंट 0 होगा। नेक्स्ट होता है हमारा लूप लॉ। लूप लॉ क्या बताता है, अगर हमारे पास कोई क्लोज लूप है, किसी सर्किट के अंदर कोई क्लोज लूप है, तो उसका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो हमारा 0 होगा। इस तरह से सर्किट है, इसमें V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6 हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है, हर रेजिस्टेंस का अलग अलग है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे किरचॉफ्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मैंने डिटेल में अपने वीडियो में डिस्कस किया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ किसका पढ़ा था, कैपेसिटर का पढ़ा था, कि जब हम कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, इसी तरह से हम अपने रेजिस्टेंस को भी कंबाइन कर सकते हैं, रेजिस्टर्स जो होते हैं। तो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन भी हमारा 2 टाइप से होता है, नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब रेजिस्टर्स को एक के बाद एक कनेक्ट किया जाता है, यानी फर्स्ट रेजिस्टर को सेकंड के साथ, सेकंड को थर्ड के साथ, थर्ड को फोर्थ के साथ और फिर फाइनल में उनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चाहे हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करें, बैटरी को करें, कैपेसिटर को करें या फिर किसी अदर डिवाइस को करें, हमेशा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, बल्कि जबकि पोटेंशियल हमारा चेंज होता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो R होता है ना वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। क्यों होगा, क्योंकि V इज इक्वल्स टू होता है हमारा IR, तो V1 इज इक्वल्स टू IR1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू IR2। ठीक है, ये होता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब हमारे रेजिस्टेंस इस तरह से कंबाइन होते हैं कि सारे ही रेजिस्टेंस हमारे बैटरी के साथ कंबाइन होते हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या होगा, देखो जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, जो हमारा करंट होता है वो हर एक रेजिस्टर से अलग अलग जाएगा। देखो टोटल करंट आई इधर से फ्लो रहा है तो कुछ आई इधर इधर इधर, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर डिवाइस हर रेजिस्टेंस के लिए सेम होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा नेट रेजिस्टेंस होता है ना वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है, तो क्लियर है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है जबकि करंट हमारा सेम रहता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा करंट डिफरेंट रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस के लिए सेम रहता है। सेम यही हमारा ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज में यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज में होता है। देखो जब हम बैटरीज को
कंबाइन करते हैं सीरीज कनेक्शन में तो क्या होता है, हर बैटरी के अंदर क्या होता है उसका ईएमएफ और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। हर बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो जब हम इसमें केमिकल फिल कर रहे हैं तो सिंपल बात है ना, वो केमिकल उसको रेजिस्टेंस भी देगा। तो सपोज हमारी बैटरी का जो ईएमएफ है वो एप्सिलॉन, तो इसके अंदर से फ्लो होने वाला करंट देखो कितना होगा, ध्यान से देखना, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, इसी तरह से हमारी पैरेलल कंबाइन होंगी, एक बैटरी ये कंबाइन हो गई रेजिस्टेंस के साथ और दूसरी बैटरी ये कंबाइन हो गई रेजिस्टेंस के साथ। तो उस कंडीशन में हमारा I कितना हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। ठीक है, ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। ठीक है, और ये है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। नेक्स्ट आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा एक ब्रिज होता है, ब्रिज ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से हमें 3 रेजिस्टेंस नोन होते हैं और 4 अननोन होता है, हमें उसको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनको इस तरह से डायमंड शेप में कनेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग कंडीशन होती है। बैलेंसिंग कंडीशन ये होती है कि इसमें कोई भी करंट डिफ्लेक्शन नहीं होता है, यानी जितना करंट इससे पास हुआ है टोटल वापस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन ये है, यानी इसमें देखो अगर हम इसके साथ कोई भी गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं ना, वो डिवाइस जो हमारे करंट को कैलकुलेट करती है, वो क्या होता है उसमें नेट करंट 0 ही रहता है, कोई करंट डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इसमें कंडीशन ये होती है कि इसकी इस साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ दिस साइड रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S होना चाहिए, जहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस अननोन होगा और हम बाकी 3 रेजिस्टेंस के हेल्प से उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्विक रिवीजन सीरीज अच्छे से समझ आई होगी, और कोई भी टॉपिक डिटेल में देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी पर वो वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।